दोस्तों विशाल अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था। उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ता है तो वह सोचता है कि माँ की तबीयत ख़राब है तो माँ के लिए एक सीट का अरेंजमेंट करवा देता हूँ टीटी साहब से कहकर। तो वह टीटी साहब को ढूंढने के लिए ट्रेन में आगे की तरफ बढ़ता है। तभी थोड़ी आगे चलने पर उस ट्रेन की जो टीटी थी वो एक महिला थी। वह टिकटों को चेक कर रही थी किसी पैसेंजर से। विशाल पीछे से उनको आवाज़ लगातार कहता है कि मैडम, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है तो उनके लिए एक सीट का अरेंजमेंट करवा दीजिए। जैसे ही वो टीटी साहिबा इस आवाज़ को सुनती हैं तो वो एकदम से पीछे की तरफ पलटती हैं, क्योंकि यह आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लगी थी। और जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटती हैं तो जो विशाल है एकदम से हक्का बक्का सा रह जाता है। जो सामने टीटी साहिबा थी वह और कोई नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जिसका 4 साल पहले उससे तलाक हो चुका था। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर एक शालिनी नाम की लड़की रहा करती है जो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पिता एक सब्जी की दुकान लगाया करते हैं। उधर दूसरी ओर एक विशाल नाम का लड़का जो कि ग्वालियर के अंदर रहा करता है, उसकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा अब तो तू शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र हो गई है और तू नौकरी भी लग चुका है। तभी जो विशाल है अपने घर वालों से कहता है कि शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन शादी करने की मेरी एक शर्त होगी। मेरी शादी में आप लोग किसी से 1 रुपये का भी दहेज नहीं लोगे। अब इस बात को जैसे ही विशाल की माँ सुनती है तो वो एकदम से नाराज़ हो जाती है और वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, तेरी सरकारी नौकरी लगी है, अगर बिना दहेज के तेरी शादी होगी तो समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी। यानी कि उसकी माँ की मानसिकता थोड़ी अलग तरह की थी, अलग तरह की उसकी विचारधारा थी। लेकिन विशाल साफ मना कर देता है अपने घर वालों से और अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर आप मेरी शादी में दहेज लोगे तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। अब इसके बाद उसके घर वाले भी मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लड़का सरकारी लगा हुआ है तो इसे दहेज की भले क्या ज़रूरत है। ऐसा सोचकर वो उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तो उनकी रिश्तेदारी में एक व्यक्ति था जो कि दिल्ली रहा करता था और शालिनी के परिवार को अच्छी तरह से जाना करता था। उसे पता था कि लड़की काफ़ी ज़्यादा संस्कारी है, बड़ों की इज्जत किया करती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है। अब इन सभी बातों को सोचकर वह जो व्यक्ति था वह शालिनी के पिता से बात करता है। उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो तो एक लड़का मेरी निगाह में है, सरकारी जॉब लगा हुआ है और अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात कर सकता हूँ। लेकिन शालिनी का पिता एकदम से उस व्यक्ति से कहता है कि जो सरकारी लगा हुआ है उसके लिए हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ उसको खाते हैं। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है। उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया है कि वह दहेज में 1 पैसा भी नहीं लेगा। अब इस बात को जैसे ही शालिनी का पिता सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि दहेज भी नहीं देना पड़ रहा और दामाद भी सरकारी मिल रहा है। तो वह उससे एकदम से हाँ भर देता है, कह देता है कि ठीक है, अगर हो सके तो तुम मेरी बेटी की शादी करवा दो। अब इसके बाद वह व्यक्ति विशाल से बात करता है, विशाल के घर वालों से बात करता है। अब विशाल को लड़की दिखाई जाती है। जैसे विशाल लड़की से मिलता है, उसे देखता है, उसके बारे में उससे पूछता है तो विशाल को लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और वो एकदम से शादी के लिए हामी भर लेता है। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद शालिनी विशाल के घर जाती है दुल्हन बनकर। नई नई दुल्हन आई थी, घर में भी खुशियों का माहौल था। लेकिन जो विशाल की माँ थी वो शालिनी को देखकर अंदर ही अंदर जला करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। स्टार्टिंग में तो वो ऐसा महसूस नहीं होने देती, लेकिन शादी को जैसे ही 6 महीने बीतते हैं तो वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। जो विशाल की माँ थी, जैसे विशाल ड्यूटी पर चला जाया करता तो पीछे से शालिनी पर अत्याचार किया करती, उसे बार बार ताना मारा करती और धुतकारा करती। कहा करती कि तूने तो मेरे बेटे को लूट ही लिया, ना तो कुछ दहेज लाई और ना ही तू देखने में इतनी सुंदर है। जबकि दोस्तों शालिनी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, वो अपनी सास का भी आदर किया करती थी और अपने पति का भी आदर किया करती थी। अब दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते हैं। जो शालिनी है वो परेशान होकर एक दिन अपनी पति से कह ही देती है, कहती है कि तुम्हारी माँ पीछे से मुझे ताना मारा करती है, कहती है कि तुम दहेज नहीं लाई अपने साथ और मेरे बेटे को लूट लिया।
अब इस बात को विशाल जैसे ही सुनता है तो वो अपनी माँ को समझाता है, कहता है कि माँ ऐसा मत करो, अब ये इस घर की लक्ष्मी है और इस घर की बहू है, अब तुम इसे परेशान मत करो। लेकिन जैसे ही उसकी माँ इस बात को अपने बेटे के मुंह से सुनती है तो एकदम से मना कर देती है, कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हारी पत्नी के साथ बड़े ही प्यार से रहती हूँ, तुम देखते भी हो, मैं इससे भला ऐसा क्यों कहूँगी। यानी कि वो एकदम से नकार देती है। अब इसके बाद विशाल अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है क्योंकि विशाल भी काफ़ी समझदार था, वह समझता था सभी बातों को। वह सोचता है कि माँ ने तो ऐसा कह ही दिया होगा, अब ये बात जैसे ही मुझे पता चली है तो इसी वजह से वो मना कर रही हैं। ऐसा कहकर 1-2 दिन और निकल जाते हैं, लेकिन जो विशाल की माँ थी उसके अत्याचार उसकी पत्नी पर इसी तरह से बने रहते हैं। अब इन सभी बातों से शालिनी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो एक बार फिर से अपने पति विशाल से कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया करती है और जिस दिन से मैंने तुमसे कहा है उस दिन से उनका टॉर्चर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बार बार मैं पोछा लगाती हूँ तो वहाँ पर लाकर गंदगी फैला देती हैं, पानी डाल देती हैं, कभी चाय डाल देती हैं और कहती है कि तू इस घर की नौकरानी है, तू दहेज नहीं लाई तो तू काम कर करके उसको चुकाएगी। ऐसा वो बार बार मुझसे कहा करती हैं। अब विशाल एक बार फिर अपनी माँ के पास जाता है तो विशाल की माँ उसे इस बार विश्वास दिलाती है और कहती है कि बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बहू अपने मन से ही बना रही है। अब धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि शालिनी विशाल से कहा करती है और विशाल की जो माँ है वो उससे मना कर दिया करती। अब इस बात को देखते हुए विशाल को भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो शालिनी है वो अपने मन से ही इन बातों को बना रही है। तो एक दिन जब शालिनी उससे कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है, उसने ये किया है मेरे साथ, तो वह एकदम से शालिनी पर चिल्ला उठता है, कहता है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर रही, तुम अपने मन से इस बात को बना रही हो। अब इस बात को सुनकर जो शालिनी है वो ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उस घर के अंदर बनी रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और इस बीच विशाल की माँ का अत्याचार शालिनी पर और ज़्यादा बढ़ गया था। अब जो शालिनी है वो अपने पति से कहे तो वो भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विशाल की माँ ने उसे इस तरह से पट्टी पढ़ाई थी कि वो उसकी एक बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अब शालिनी परेशान होकर अपने पिता के पास फ़ोन करती है, उन्हें बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है मायके में। लेकिन जो शालिनी के पिता हैं वो उससे कहते हैं कि बेटी ससुराल में ऐसा होता ही है और इन सब चीज़ों को सहन किया करते हैं। ऐसा कहकर वो उसे समझा बुझाकर वहीं रहने के लिए बोल देते हैं। अब धीरे धीरे उसकी सास का टॉर्चर उस पर और बढ़ रहा था, इधर उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा था। और दोस्तों महिलाएं अक्सर जब ज़्यादा टूट जाया करती हैं जब उनके पति उनके साथ नहीं खड़ा रहा करते। अब शालिनी का भी यही हाल था, उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा था तो वह टूट जाती है। एक दिन ऐसे ही शाम को कमरे के अंदर नींद की गोलियां रखी हुई थी तो उनमें से वो कुछ ज़्यादा ही गोलियां एक साथ खा लेती है। जैसे वो उन गोलियों को खाती है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो तड़पने लगती है। विशाल और विशाल के घर वाले जैसे इस चीज़ को देखते हैं तो वो एकदम से उसे उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है लेकिन शालिनी की जान बचा ली जाती है। डॉक्टर उन लोगों को बताता है कि इसने जानबूझकर ये गोलियां खाई हैं और कुछ ना कुछ इसके दिमाग में टेंशन है। इस बात को देखने के बाद जो विशाल है वो शालिनी के पिता को बुलाता है। शालिनी का पिता वहां पर आ जाता है। इतनी ही देर में शालिनी को भी होश आ जाता है। जैसे शालिनी का पिता शालिनी के पास जाता है तो शालिनी फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है कि पिताजी अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगी, मुझे नहीं रहना अब इनके साथ। इधर जो विशाल है वह भी शालिनी के पिता से यह बात कह चुका था कि अगर तुम्हारी बेटी इस तरह से रहेगी तो हम उसे नहीं रख पाएंगे। अब इन दोनों की बात को सुनकर शालिनी का पिता शालिनी को अपने साथ ले जाता है। उसके कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक का केस चलता है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स हो चुका था, विशाल अपने घर है, शालिनी अपने घर है। अब एक बार फिर से विशाल के लिए लड़की देखी जाती है, लेकिन इस बार जो लड़की थी वो विशाल की माँ की पसंद की थी। जैसे ही उसकी माँ उस लड़की को पसंद करती है तो उसके घर वालों से बात करती है कि आप मेरे बेटे को दहेज में क्या क्या देंगे। तो बातें तय हो जाती हैं, विशाल और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो नई दुल्हन दहेज लेकर विशाल के घर पर आई थी वो ना तो अपनी सास का सम्मान किया करती और ना ही विशाल का सम्मान किया करती। वो बार बार उन परिवार वालों को लालची कहकर धुतकारा करती, क्योंकि वो बहुत सारा दहेज अपने साथ लाई थी तो ये हक तो उसका बनता ही था। इधर जो शालिनी है उसके पिताजी उससे कहते हैं कि
कि बेटी अब तुम्हारी दूसरी शादी करवा देता हूँ, लेकिन शालिनी शादी से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि पिताजी इस बार भी कोई दहेज का लालची मिलेगा और वो मुझे बार बार परेशान करेगा। मैं एक बार जो सह चुकी हूँ मैं वो दोबारा नहीं सहना चाहती। मैं अभी पढ़ूंगी लिखूंगी और अपने आप को काबिल बनाऊंगी, और जब मैं काबिल बन जाऊंगी उसके बाद मैं खुद ब खुद ही शादी कर लूँगी। ऐसा कहकर वो अपने पिता से शादी के लिए मना कर देती है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने लगती है। इसके बाद वह हर तरह के गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरती है और फॉर्म अप्लाई करके उन पर अच्छी तरह से मेहनत करके उनके एग्ज़ाम को क्लियर करती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद उसे एक खुशखबरी मिलती है कि रेलवे के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। रेलवे में वो टीटी बन चुकी है। अब वह रेलवे में टीटी बन गई थी और नौकरी के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर में रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उनके तलाक को लगभग 4 साल हो चुके थे। 4 साल बाद एक ट्रेन दिल्ली से इंदौर जा रही थी और उस ट्रेन के अंदर शालिनी की ड्यूटी लगी हुई थी। वो एक टीटी थी, टिकट चेक करना पैसेंजरों के उसका काम था। ट्रेन दिल्ली से चल देती है, लेकिन रास्ते में ही एक स्टेशन से विशाल और उसकी माँ, जिसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी अभी, वो दोनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। विशाल ट्रेन के अंदर चढ़ने के बाद सोचता है कि माँ की तबीयत ख़राब है तो मैं टीटी साहब से मिलकर इनके लिए एक सीट अरेंज करवा देता हूँ। तो वह टीटी साहब को ढूंढने के लिए ट्रेन में इधर उधर घूमने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि टीटी साहब अगले वाली बोगी में हैं। तो जो विशाल है उस बोगी के अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि टीटी एक महिला है और वो दूसरी तरफ मुंह करके पैसेंजरों की टिकट चेक कर रही है। तभी जो विशाल है पीछे से आवाज़ लगाता है, कहता है कि मैडम मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप मेरे लिए कोई सीट अरेंज करवा दीजिए जिस पर मैं अपनी माँ को बिठा सकूँ। अब इस बात को जैसे ही शालिनी सुनती है तो यह आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने और कोई नहीं, विशाल खड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो विशाल को देखती है और विशाल उसे देखता है तो दोनों थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। तभी विशाल शालिनी की तरफ देखता है और थोड़ा मायूस सा हो जाता है। वो सोचता है कि अब ये तो हमें सीट देने से रही, लेकिन शालिनी उससे कहती है कि हाँ बताओ क्या दिक्कत है, क्या हुआ तुम्हारी माँ को। उसके बाद शालिनी विशाल के साथ जाती है और वहाँ पर विशाल की माँ जो टॉयलेट होती है उसके सहारे बैठी हुई थी। जैसे वो वहाँ जाती है तो उसके पैर छूती है और जैसे वो पैर छूती है तो विशाल अपनी माँ से कहता है कि माँ पहचाना ये कौन है। तो विशाल की माँ कहती है कि नहीं बेटा मेरी पहचान में तो नहीं आए, ये कौन है। तो वह बताता है कि ये शालिनी है, मेरी पहली पत्नी जिससे 4 साल पहले मेरा तलाक हो चुका था। तो विशाल की माँ की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो सोचती है कि जिस बहू को मैं ताना मारा करती थी आज वो रेलवे में इतनी बड़ी अधिकारी है। इसके बाद शालिनी उन्हें वहाँ से खड़ा करती है और एक केबिन के अंदर कुछ सीटें खाली थी, वहाँ पर जाकर सभी लोग बैठ जाते हैं। शालिनी और विशाल दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। शालिनी पूछती है कि विशाल तुमने शादी कर ली। तो विशाल बताता है कि हाँ शादी तो कर ली, लेकिन इस शादी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो पूछती है कैसे, तो वह अपनी आप बीती बताता। वो कहता है कि दहेज के लिए मेरी माँ ने उससे मेरी शादी करवा दी, लेकिन आज वो हमें ज़रा भी तवज्जो नहीं देती, हमें परेशान करके रखा है और माँ की तबीयत भी ख़राब रहने लगी है। इसके बाद विशाल पूछता है शालिनी क्या तुमने शादी कर ली। उसके बाद शालिनी बताती है कि मैंने शादी नहीं की, पिताजी ने मुझसे कहा भी था कि मैं तेरी दूसरी शादी करा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पे जो प्रताड़नाएं मैंने सही उनकी वजह से शादी से मेरा विश्वास ही उठ गया और मैंने अपने पिता से साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होंगी और उसके बाद हो सकता है मैं शादी कर लूँ। इसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई की और सभी तरह के फॉर्म को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आज रेलवे में मेरा नंबर आ गया और मैं टीटी बन चुकी हूँ और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और मैंने तुम्हारी माँ के पैर इसीलिए छुए थे, अगर ये मुझे प्रताड़ित नहीं करती, मुझे इस तरह से परेशान नहीं करती ससुराल के अंदर, तो आज मैं उसी तरह से तुम्हारे वहाँ पर दंड भोग रही होती। इनका ही एहसान है जो इन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और उस अत्याचार के चक्कर में हम दोनों का तलाक हो गया और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब इसके बाद विशाल शालिनी से कहता है कि शालिनी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद माँ ने मुझे बताया था, मैंने माँ को भी बहुत ज़्यादा धमकाया डांटा कि माँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी दूसरी शादी हो गई थी। अब उसके बाद मैं तुम्हारे पास आता भी तो किस मुंह से आता। ऐसा कहकर विशाल का चेहरा मायूस हो जाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से अपना सीना चौड़ा करके निकल जाती है। विशाल और विशाल की माँ उस सीट पर बैठे रह जाते हैं और वो दोनों मायूस से दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक लड़की जिसका तलाक हुआ और तलाक होने के बाद उसने अपने मुकाम को हासिल किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई।
आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ अच्छी चीज़ें सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।